गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। मेरी वीडियो ऑडियो फीड कैसी आ रही है वो एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, सो ऑडियो फीड भी मुझे मिल गई और ऑडियो फीड तो ठीक ठाक आ रही है। मयूर कह रहे हैं परफेक्ट। ठीक है, चलो एक मिनट। अब कोई रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं आ रही बोर्ड पे? नहीं, अब रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रही। आप लोगों का चैट भी चल रहा है, मैं अपने आप को देख भी पा रहा हूं। बस मेरा अपना रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका क्या किया किया जा सकता है? बस एक बार थोड़ा सा थोड़ी सेटिंग वगैरह देख लें। कोशिश रहेगी कि मेरे कंप्यूटर तक का भी रिफ्लेक्शन आप लोग तक ना पहुंचे। अब शायद नहीं आ रहा है, कंप्यूटर का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो चलो ये अब ठीक ठाक है। हाँ, डन। तो अब शुरू कर ली जाए। कल आप लोगों का चैट वगैरह नहीं चल रहा था, तो कल मतलब मैं बिना कुछ देखे कि आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की कि आराम आराम से पढ़ाऊं, ताकि अगर आप चैट के थ्रू अपना क्वेश्चन नहीं भी पूछ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। शायद कुछ बैचेस में ये भी हुआ कि मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ बैचेस में ये भी हुआ है, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड करना लाजमी था। तो बहरहाल आप लोग कल वाले टॉपिक को, जो नैनो टेक्नोलॉजी था, कल वाले टॉपिक को अच्छे से एक बार वीडियो के लेवल पे देख लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी पर होगी तो उस क्वेश्चन को हम लोग शायद फ्राइडे को, फ्राइडे तो कल ही है, तो फ्राइडे को हम लोग एक सेगमेंट थोड़ा सा लास्ट में रख लेंगे जिसमें कि हम लोग उस टॉपिक को देख लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं रोबोटिक्स। तो डेट हो गई 2 नवंबर ऑफ 2023। साल का सेकेंड लास्ट मंथ आ गया है और बचे हुए 60 डेज में आज के दिन को मिला करके कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम फेस्टिविटीज वगैरह के बावजूद आप कम से कम 50 टू 52 डेज अपने रूटीन, अपने प्लान पर स्टिक करके बिताएं। साल को क्लोज करने के पहले एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होनी चाहिए कि हाँ, ये साल अच्छा गया और अंतिम कुछ ओवर में काफी रन बनाए। वो सेटिस्फैक्शन जो होती है कि लास्ट के 10 ओवर में आपने जम के रन बनाए। तो आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जम के रन बनाने का मतलब है कि आप एक 50-60 डेज का टारगेट सेट करिए और थोड़ा एम्बिशियस वाला टारगेट सेट कीजिए। इजी वाला टारगेट मत सेट कीजिएगा कि उसको एकॉम्प्लिश करके भी आपको कुछ अच्छा महसूस ना हो। तो डिफिकल्ट टारगेट सेट करिए और डिफिकल्ट टारगेट को फिर मीट करने की कोशिश करिए, और मीट भी आप कर लेंगे अगर 100% अपने आप को अप्लाई कर लेते हैं तो। ठीक है, तो उस डिफिकल्ट टारगेट को मीट करिए। इस साल को उस हिसाब से हम लोग क्लोज करेंगे। मैं आप लोगों के साथ हूं जहां भी मेरी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। 10:35 हो चुका है। ये हमारा सेशन 18 है और आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं रोबोट्स एंड रोबोटिक्स। आज की डेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोबोट्स एंड रोबोटिक्स। बहुत सारी अच्छी चीजें भी रोबोट्स और रोबोटिक्स की वजह से हो रही हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कॉज ऑफ कंसर्न भी हैं। कुछ चीजों को लेकर के चिंताएं भी बनी हुई हैं वर्ल्ड वाइड पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे। सबसे पहली और जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि रोबोट्स की वजह से जॉब जा रहे हैं। पिछले अगर हम 15 साल का आंकड़ा लें, क्योंकि रोबोटिक्स कोई बहुत नया फील्ड नहीं है, पिछले 15 साल का अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो सिर्फ अमेरिका में यह अनुमान है कि 10 लाख जॉब सिर्फ रोबोट्स की वजह से गए हैं। 1 मिलियन जॉब्स पिछले 10 साल में गए हैं। इसका मतलब है कि आप कम से कम हर साल 1 लाख जॉब हो रहे थे रोबोट्स के डेवलपमेंट और रोबोट्स के डिप्लॉयमेंट की वजह से। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी इंडस्ट्री में रोबोट्स को अपना लिया गया और रोबोट्स अब वो काम कर रहे हैं जो एक वक्त में
इंसान कर रहे होते थे। उस हिसाब से अगर देखें तो रोबोट्स ऑलरेडी एक कंट्री में, जिसकी जनसंख्या बस 40 करोड़ है, वहां पे 10 लाख जॉब्स को ले गई है, जो कि प्रॉपरली कैलकुलेटेड है। कई ऐसे भी जॉब लॉसेस होंगे जो कैलकुलेट नहीं हुए होंगे, जो डेटा में नहीं आए हैं, लेकिन वो भी जॉब लॉस हुए हैं। इंडिया भी रोबोटिक्स के एप्लीकेशन और एडॉप्शन में कोई खास पीछे नहीं है। आज ई कॉमर्स का इतना बड़ा बूम है, तो हर ई कॉमर्स के लिए एक बहुत बड़े वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, और कंट्री में कई सारे इनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, जहां पर वो सामान सप्लायर से लेकर के इकट्ठा किए जाते हैं, जहां से डिस्पैचेस होनी है। वेयर हाउस का ऑपरेशन इतना कॉम्प्लेक्स होता है और वहां पे स्पीड की इतनी जरूरत होती है कि ज्यादातर बड़ी कंपनियों के वेयर हाउसेज में रोबोट्स काम करते हैं सप्लायर से आई हुई चीजों को सही शेल्फ में डालने की, और रोबोट्स के रिकॉर्ड में वो रहता है कि ये वाला आइटम कौन से शेल्फ में डाला है। तो जब उसके डिस्पैच की बारी आती है तो रोबोट्स उस शेल्फ से 1 पीस 2 पीस एज पर द ऑर्डर वो लेकर आता है, और रोबोट को कमांड करने की जरूरत नहीं होती कि आप रोबोट को कमांड कर रहे हैं कि जाओ ये नोकिया के 2 फोन लेके आ जाओ। नोकिया का फोन ऐसे कोई यूज नहीं करता है, तो लेकिन चलो जाओ सैमसंग का ये 2 फोन लेकर आ जाओ। तो रोबोट को वो कमांड नहीं करना होगा। रोबोट ऑटोमेटिकली अमेजॉन के ऑर्डर वाले सर्वर से कमांड हो रहा है। अमेजॉन पे ऑर्डर आया, ये पता है कि ये वाले वेयर हाउस से इसकी सप्लाई होनी है। इस वेयर हाउस में जो रोबोट हैं उनको ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन चला जाता है कि आप ये लेकर के पैक करके रखिएगा और उस पर ये लेबल लगाना है। रोबोट्स ये सारा काम करते हैं। और सिर्फ अमेजॉन अकेला नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे फ्लिपकार्ट यूज कर रही है, काफी बड़े लेवल पर वो सारे ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, जैसे टाटा क्लिक वगैरह, जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है, जिनको अपना वेयर हाउस बनाना पड़ रहा है। इंडिया का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कार, जीप, ट्रक, बस की मैन्युफैक्चरिंग, या यहां तक कि अब बहुत सारे बाइक की मैन्युफैक्चरिंग में जो असेंबली लाइन होती है कि एक एक करके उस गाड़ी के कंपोनेंट को जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक गाड़ी बनती है, चाहे वो बाइक हो या लग्जरी कार हो या फिर वो एक ट्रक हो, तो इसको हम कहते हैं असेंबली लाइन। तो इंडिया में लगभग 99% असेंबली लाइन ऑपरेशंस, यकीन करो ये एग्जैजरेशन नहीं है, 99% असेंबली लाइन ऑपरेशंस खासतौर पे कार मैन्युफैक्चरिंग में ये पूरी तरह से रोबोटिक हो चुका है। ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां ऑपरेशंस की बात है वो 99%, 100 कहने में हेजिटेट कर रहा हूं इसलिए मैं 99% कह रहा हूं, वो रोबोटिकली कंट्रोल होता है। अगर कार में 100 कंपोनेंट लगने हैं, 100 से बहुत ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो कार में अगर 100 कंपोनेंट लगने हैं तो आप यकीन करो कि उसमें से 99 कंपोनेंट रोबोटिक असेंबली लाइन लगा रही है। इतने ज्यादा लेवल पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ऑटोमेशन हो चुका है हमारे कंट्री में। ऑब्वियसली एक जमाने में ये सारे काम मैनुअल होते थे, कार की प्रोडक्शन कम थी, कार के लिए बुकिंग करके वेट करना पड़ता था। आज उतना वेटिंग नहीं है, जबकि डिमांड कई गुना बढ़ गया है। वेट आज भी है क्योंकि डिमांड जिस तेजी से बढ़ा है, और खासतौर पे उन मॉडल्स का जो थोड़ा पॉपुलर वगैरह है, तो वहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच आज भी मिसमैच है। उसके अलावा एक और बात होती क्या है कि कार के जो माइक्रोचिप्स होते हैं, वर्ल्ड में अभी माइक्रोचिप की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। तो बाकी कार आप असेंबल कर लोगे, लेकिन कार का जो ऑटोमेशन सिस्टम है जिसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स चाहिए, वो माइक्रो प्रोसेसर्स वो पोस्ट कोविड वक्त में थोड़े से शॉर्ट सप्लाई में चल रहा है, और इस वजह से कार्स की मैन्युफैक्चरिंग, कार्स की फैक्ट्री गेट से जो रोलिंग आउट होती है वो कम हो गई है। तो वो सब रीजन हो सकते हैं, लेकिन रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की वजह से प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा है। तो कंसर्न्स भी हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। रोबोटिक सर्जरी होती है और बहुत सक्सेसफुल सर्जरी होती है। तो ये है पूरा का पूरा। इस टॉपिक में हम लोग 8 डायमेंशंस को टच करेंगे, और जो फैक्चुअल वाले डायमेंशन हैं उनको बेसिकली हम बस टच ही करेंगे, जो फैक्चुअल वाले हैं, और उनको आप अपने पीडीएफ में एक बार पढ़ लेंगे। मिसाल के तौर पे रोबोट्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, तो उसके जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल हैं वो हम समझेंगे।
लेकिन अब एक एक एग्जाम्पल जो है यहां पे बताना टाइम का वेस्टेज होगा, इसलिए वो पार्ट पीडीएफ में आप एग्जाम्पल्स देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स बस एक फैक्ट मात्र होते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास को हमने प्लान किया है। तो वो 8 पार्ट्स क्या हैं इस टॉपिक के? व्हाट आर दोज 8 पार्ट्स? पार्ट वो सेक्शंस क्या हैं? सबसे पहला रोबोट्स क्या है? व्हाट आर रोबोट्स? दूसरा, ये जो फील्ड है हमारा रोबोटिक्स का, वो रोबोटिक्स क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स? दूसरा ये रहेगा हमारा। फिर हम आएंगे कि एक रोबोट में और एक नॉर्मल मशीन में क्या फर्क होता है, क्योंकि मशीन भी ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए बनी है, रोबोट भी ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए बने हैं। तो कब हम किसी चीज को मशीन कहेंगे और कब हम किसी चीज को रोबोट कहेंगे, एक नॉर्मल और एक रोबोट में क्या फर्क होता है? रोबोट एट द एंड ऑफ द डे एक मशीन, लेकिन उसमें क्या क्या एडवांसमेंट हैं जो कि उसको एक सामान्य मशीन से एडवांस बनाती हैं। आपका वॉशिंग मशीन रोबोट नहीं है, आपका माइक्रोवेव ओवन रोबोट नहीं है, आपके घर में लगा हुआ फैन पंखा रोबोट नहीं है, लेकिन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर रोबोट हैं। आखिर क्या है? जैसे पंखा हवा देता है, फ्रिज चीजों को ठंडा रखता है, वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोता है, तो उसी तरह से रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो है वो फर्श पे मूव करता है और फर्श से धूल को खींच लेता है, तो आपके फर्श की सफाई हो जाती है, करेक्ट। लेकिन वो क्या है कि उस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को वो रोबोटिक बनाता है, और जो नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर है जिसको मैं हाथ में लेकर के और घर के फ्लोर पे वैक्यूम करता हूं, उसको हम सिर्फ वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, मतलब वो सिर्फ मशीन के दायरे में आती है। और ये जो रोबोटिक वाला है वो, उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो रोबोट है? तो वो हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मशीन्स एंड रोबोट्स। सामान्य मशीनों और रोबोट का या रोबोट के अंतर क्या है? फिर हम देखेंगे रोबोट्स एंड रोबोटिक्स का, इस क्षेत्र का विकास कैसे हुआ, इस क्षेत्र में जो प्रारंभिक उपलब्धियां थीं, जो प्रारंभिक थ्योरेटिकल चीजें थीं, वो कैसी थीं, क्या रहीं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ एरिया, रोबोट के कंपोनेंट्स, मतलब कि रोबोट्स के घटक। इसके बाद हमारा सिक्स्थ एरिया होगा रोबोट्स के मेजर टाइप्स। बहुत तरह के रोबोट्स हैं, सो मेजर टाइप्स हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस, लाभ एवं अनुप्रयोग हम देखेंगे। और फिर जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा कंसर्न्स।
चिंतनीय मुद्दे। इसको आप लोग अब लिख लें। तो ये हमारे 8 सेक्शन हैं। मैं बोर्ड के सामने से इसलिए हट गया हूं कि इसको आप लिख लें। टॉपिक की मैपिंग हो गई है। अब हम चलते हैं। जब अब मैसेज देख लूं, कनिष्का कह रही हैं हिंदी। नहीं कनिष्का, आज तो फ्रेंच में ही पढ़ाएंगे। क्लास शुरू हुई है तब से देखा है मैंने फ्रेंच ही बोला है, ना हिंदी बोली ना इंग्लिश बोला, सिर्फ फ्रेंच में बातें कर रहा हूं। तो आज तो फ्रेंच मीडियम में चलेगी भाई क्लास, है ना। बाकी लोगों को फ्रेंच मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हिंदी में तो मैं बोल ही नहीं रहा था क्लास की शुरुआत से, और इंग्लिश भी नहीं बोली, तो कैसे समझिएगा आप लोग। तो चलो जी, अब शुरू करते हैं। रोबोट्स क्या होते हैं उस पे 6 पॉइंट जब शामिल करोगे तब रोबोट्स को कायदे से परिभाषित कर पाओगे। 6 पॉइंट शामिल नहीं होंगे तो रोबोट्स की आपकी परिभाषा में, रोबोट्स के एक्सप्लेनेशन में कमी रहेगी, और कमी किसी और को दिखे या ना दिखे, खासतौर पे अपने आप को तो वो कमियां दिखती नहीं हैं, लेकिन एग्जामिनर जो एक अनुभवी एग्जामिनर है उसको वो कमियां दिख जाएंगी। तो वो 6 चीजें क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो एक बेसिक बात है, समझ लो फिर लिखते हैं। सबसे पहले जो बेसिक बात है वो ये है कि रोबोट एक खास तरह की मशीन होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मशीन वो कोई भी ऐसा सेटअप है जो ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए बनाया गया है। कोई भी ऐसा सेटअप जो ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए, किसी वर्क को आसानी से परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, उसको हम मशीन कहते हैं। तो रोबोट एक खास तरीके का मशीन है, लेकिन उस मशीन की 6 खास बातें हैं। बगैर उन 6 के 6 के पूरे हुए आप इनको रोबोट नहीं कह सकते। जो सबसे पहली बात होती है कि ये प्रोग्रामेबल मशीन होते हैं। इन मशीन को आप एक कमांड, आप एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक निर्देश दे सकते हैं, उस हिसाब से ये काम करेंगे। तो ये प्रोग्रामेबल मशीन होते हैं। तो प्रोग्रामेबल मशीन की जहां तक बात है तो वो तो वॉशिंग मशीन भी प्रोग्रामेबल है, आजकल के नए फ्रिज भी प्रोग्रामेबल है। आप उनको बता सकते हैं कि फ्रिज के कौन से हिस्से में ज्यादा ठंडक चाहिए, कौन से हिस्से में कम ठंडक चाहिए। फ्रिज को आप कह सकते हैं कि तुम ऑटो कूलिंग करो, फ्रिज अपने आप देख लेता है कि कितना सामान है, क्या है, उस हिसाब से वो कूलिंग को बढ़ाएगा, कम करेगा, वगैरह वगैरह। ऑटो प्रोग्रामेबल वॉशिंग मशीन भी हैं। आप उनसे स्ट्रॉन्ग साइकिल ले सकते हैं, मतलब कपड़ों की जम के धुलाई होगी। उसके बाद आप उनसे सॉफ्ट साइकिल ले सकते हैं। अगर महंगे कपड़े हैं, सिल्क के या ऊनी कपड़े हैं, तो उनकी सॉफ्ट धुलाई भी होती है। कई तरह की प्रोग्रामिंग आप वॉशिंग मशीन पे भी कर सकते हैं। तो क्या वॉशिंग मशीन रोबोट है? नहीं। अभी 5 और शर्तें हैं, उन सब के, उन 6 के 6 के पूरे होने की स्थिति में आप किसी भी मशीन को रोबोट कहेंगे। दूसरा क्या है कि दे आर स्मार्ट मशीन्स। अब स्मार्ट मशीन का मतलब क्या होता है? स्मार्ट मशीन का यह मतलब होता है कि ये मशीन अपने ऑपरेशन पर नजर बनाए रखते हैं। ये मशीन अपने ऑपरेशन पर नजर बनाए रखते हैं और अपने कमांड के हिसाब से, जो इनको आपने प्रोग्राम किया है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। वो उससे ना तो आगे बढ़ेंगे ना उससे पीछे हटेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल्ड होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो कह लो कि एक तरह से बहुत मिनिएचर लेवल का कंप्यूटर जैसा प्रोसेसर इन सारे मशीन्स में होता है। क्या हमारे पंखे में माइक्रो प्रोसेसर होता है? नॉर्मल पंखे में तो कतई नहीं होता। ठीक है, आजकल के कुछ स्मार्ट फैन वगैरह हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर है, महंगे होते हैं लेकिन उनमें माइक्रो प्रोसेसर है। तो स्मार्ट होते हैं, ये अपने प्रोग्राम को बखूबी फॉलो करते हैं। आपके पुराने जमाने के पंखे की तरह नहीं कि रेगुलेटर में आपने 5 कर दिया है, लेकिन अब पंखे का कंडेंसर गड़बड़ है तो पंखा धीरे 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 चल रहा है। राइट। रोबोट्स में या किसी भी स्मार्ट मशीन में वो अपने परफॉर्मेंस को हमेशा ही अपने प्रोग्राम के साथ
मैच करता है कि जो प्रोग्राम निर्देश मुझे दिया गया है उसके साथ मेरा परफॉर्मेंस है या नहीं है। तीसरा, अक्सर ये कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। जो रोबोट्स होते हैं दे गिव इफेक्ट टू कॉम्प्लेक्स टास्क। सो पंखे की तरह नहीं है कि बस ब्लेड को घुमाना है, या फिर वॉशिंग मशीन की तरह नहीं है कि बस टब का जो एक रोटेटरी पार्ट है जिसको ड्रम कहते हैं उसको घुमाना है। यहां पर कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का कोई भी लेवल हो सकता है। खासतौर पे असेंबली लाइन के रोबोट्स को देखो, जहां पे कार असेंबल होते हैं, वहां के आप रोबोट्स को देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि ह्यूमन आर्म्स में उतने जॉइंट्स नहीं होते। हमारे आर्म्स में कितने जॉइंट है? एक शोल्डर जॉइंट है जिससे कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एल्बो जॉइंट है जो रोटेट नहीं होता, जो सिर्फ फ्लेक्स होगा, ठीक है, ऐसे मुड़ेगा और सीधा होगा। तीसरा आपका रिस्ट है जहां पे कुछ हद तक आप रोटेट कर सकते हैं, और रिस्ट के आगे जितने हैं वो बस ओपन और क्लोज होगा, बस इतने ही जॉइंट हैं। जॉइंट्स को काउंट कर लो कितने जॉइंट्स हैं। एक जॉइंट ये है, दूसरा जॉइंट ये है, तीसरा जॉइंट रिस्ट का है, ठीक है। चौथा जॉइंट नकल जॉइंट होता है, तो चौथा ये, और पांचवा जॉइंट जो होता है मिड फिंगर में होता है। छठा जॉइंट यहां पर होता है टिप पर, और आपके थंब में वो छठा जॉइंट नहीं होता। इतने ही जॉइंट है ना। मैक्सिमम आपके आर्म्स में 6 जॉइंट है। असेंबली लाइन के रोबोट्स को देखोगे 12-12 जॉइंट के साथ ऐसे मूव करके वो ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि ह्यूमन हैंड से वो प्रेसिजन आ सकेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क को अंजाम देते हैं रोबोट्स जो होते हैं। रोबोट्स में मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। मतलब कि रोबोट का एक मैकेनिकल सिस्टम होगा जिससे कि कई रोबोट मूव करते हैं। एक जगह पे वो स्टेशनरी नहीं रहते, थोड़ा मूव करके काम करते हैं, तो वो मूव करेंगे। अगर वो स्टेशनरी रोबोट भी है, एक ही जगह फिक्स है, जैसे कार के असेंबली लाइन वाला जो रोबोट है वो एक ही जगह फिक्स है, तो अगर वो एक ही जगह फिक्स भी है तो भी जो उसके रोबोटिक आर्म्स हैं वो तो मूव करते होते हैं, ठीक है। तो वो उसका मैकेनिकल सिस्टम हो गया। इसके अलावा रोबोट को एक पावर सप्लाई चाहिए, तो उसका एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। फिर रोबोट के अंदर की एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए उसका एक अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। सॉफ्टवेयर में उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका अपना एक मिडलवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी के एल्गोरिदम के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, वगैरह वगैरह। तो रोबोट में कई तरह के सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। रोबोट्स में सेंसर जरूर होते हैं। रोबोट्स में सेंसर जरूर होते हैं कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ते रहते हैं। आप यकीन नहीं करिएगा कि कार के असेंबली लाइन में यहां तक डिसाइडेड होता है कि ये वाला जो नट और बोल्ट है इसको एग्जैक्टली 7 बार टर्न करना है। रोबोट एग्जैक्टली 7 बार टर्न करके छोड़ देगा, जबकि अगर वही मैनुअल करें तो हम मैनुअल में पूरी ताकत लगाते हैं। मतलब हाथ से पहले जितना टाइटली किसी नट को आप टाइट कर सकते हो वो करेंगे, और अगर आपके पास बड़ा रेंच है तो आप बिल्कुल हाथ से ऐसे प्रेस करके करेंगे, कभी देखा है। और उससे भी बड़ा रेंच है तो आप उस रेंच पे खड़े हो जाएंगे कि अब तो नट पूरा टाइट हो जाए। लेकिन एक्चुअली ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन में हर फास्टनिंग नट का एग्जैक्टली नंबर ऑफ सर्कल्स 12, 12.5, 12 वगैरह वगैरह। तो बेसिकली क्या है कि रोबोट्स में सेंसर होते हैं। जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो घर में चलेंगे, अब सामने टेबल आ गया, वो जाकर के टेबल को धक्का नहीं दे देगा, वो अपना रास्ता बदल लेगा। तो ये सब सेंसर के काम होते हैं। और जितने भी रोबोट्स हैं ज्यादातर रोबोट्स रीप्रोग्रामेबल होते हैं। सिर्फ प्रोग्रामेबल नहीं होते हैं, बल्कि रोबोट में एक और खासियत होती है रीप्रोग्रामेबिलिटी की। इसका मतलब है कि जैसे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, वो मेरे घर में जब काम करने आता है तो एक दिन उसको लगता है घर के मैप को समझने में कि इस घर में यहाँ पे बेड है तो इससे टकराना नहीं है, यहाँ पे चेयर है इससे भी नहीं टकराना, यहाँ पे दीवार है तो दीवार से भी नहीं टकराना है। वो घर के मैप को समझता है, स्टोर करता है। आप रात में उसको ऑन करके और सो जाएं, वो घूम करके पूरे घर की सफाई कर देगा, बशर्ते कि सारे कमरे खुले हुए हैं। अब उसके बाद आप शिफ्ट कर जाते हैं, किसी दूसरे घर में चले जाते हैं, वहां के भी नक्शे को समझ लेगा। तो वो क्या है,
रीप्रोग्रामेबल है। असेंबली लाइन के जो रोबोट्स होते हैं वो एक ही असेंबली लाइन में कार की अलग अलग मॉडल असेंबल हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कार का जब भी एक नया मॉडल आएगा तो पूरी की पूरी असेंबली लाइन बदल दी जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। तो वही असेंबली लाइन रीप्रोग्राम हो जाता है नए कंपोनेंट के हिसाब से, शायद थोड़े नए साइज के हिसाब से, वगैरह वगैरह, और वो काम करता है। तो रोबोट्स रीप्रोग्रामेबल होते हैं। तो कौन सी वो 6 बातें हैं जो रोबोट को रोबोट बनाती हैं? सबसे पहला, प्रोग्रामेबल है, स्मार्ट मशीन है, मतलब कि वो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह से कंट्रोल होते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को अंजाम देते हैं, कई तरह के सिस्टम्स होते हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं, सेंसर जरूर होता है और रीप्रोग्रामेबल जरूर होता है। ये 6 चीजें एक साथ लेकर आइए, तब हम किसी को रोबोट कहेंगे। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया। लिखने का काम अब करने जा रहे हैं, उसके पहले जो सवाल पूछना है वो सवाल पूछ लीजिए। कोई सवाल है? अच्छा, क्लियर है। चलो, तो अब पहले वाले पॉइंट को हम लोग एड्रेस करते हैं। पहला पॉइंट है, व्हाट इज अ रोबोट? A special type of machine एक विशेष प्रकार की मशीन जिसके 6 फीचर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ये प्रोग्रामेबल हैं, मतलब कि इन्हें निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, स्मार्ट है, मतलब कि ये माइक्रो प्रोसेसर से नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर एंड निर्देश इज इक्वल टू प्रदर्शन। That means command is equal to परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये दूसरी खूबी होती है। तीसरी खूबी होती है कॉम्प्लेक्स टास्क्स। थोड़ी नंबरिंग दे दी जाए। तो ये जटिल कार्यों को कर पाने की क्षमता रखता है। इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन मैं अगले पेज पे जा रहा हूं ताकि जो भी लिखा है उसको बहुत छोटा करने की जरूरत मुझे ना पड़े। ठीक है, अगर 6 के 6 फीचर को एक ही में करेंगे
तो वो थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम अगले पेज पे चले जाते हैं। इतना आप लोगों ने लिख लिया है? डन। चलो, डन। अब हम फोर्थ पे आते हैं। कई प्रकार के मशीनी तंत्र के समन्वय से ये चल रहा होता है। ऑपरेशन बाय हार्मोनियस फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। और वो डिफरेंट सिस्टम्स क्या हैं? मैकेनिकल सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक सिस्टम। फिर इसका अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। फिर इसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। फिर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। तो ये फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ है इसमें सेंसर होते हैं। संवेदी यंत्र होते हैं, जिनसे आसपास की स्थिति के प्रति ये रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं। रिस्पॉन्सिव टू सराउंडिंग कंडीशंस। और लास्ट पॉइंट है हमारा क्या? लास्ट पॉइंट है हमारा जो सिक्स्थ है, वो ये है कि ये रीप्रोग्रामेबल होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें पुनर्निर्देशित किए जा सकते हैं। इनको कंप्लीट कीजिए और आपके पास इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है रोबोट्स का। अब किताबों में थोड़ा ढूंढिएगा कि क्या कोई रोबोट का इतना प्रिसाइज, इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो इस बात में सच्चाई है कि आपके पास इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ रोबोट्स अब है आपके पास। चलो, इसको डन करो। फिर आगे चलते हैं और हमारा सेकंड पार्ट आएगा, जिसको हम कहते हैं रोबोटिक्स का फील्ड क्या है। क्लियर है सर? डन। मनीषा कह रही है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। मनीषा, माइक्रो प्रोसेसर बता देता हूं। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पर बेस्ड
चिप होते हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं। किसी भी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो कई सारे माइक्रो प्रोसेसर्स का एक एरे होता है। कई सारे माइक्रो प्रोसेसर को लगा करके एक कंप्यूटर का चिप बनता है। इसी तरह से जो हमारे कार्स, आजकल के जो नए जनरेशन के कार हैं, वो भी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड कार्स होते हैं, राइट। उसमें बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। मॉडर्न डे के जितने स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, तो सब में कमांड को स्टोर करने के लिए और कमांड के हिसाब से उस मशीन के संचालन के लिए माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। तो व्यवहारिक नजरिए से देखें तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कुछ और नहीं, एक मिनी कंप्यूटर प्रोसेसर है जो कि उस डिवाइस में होता है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका। अब हम आते हैं रोबोटिक्स पे, सेकंड पार्ट आज की क्लास का। रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है इंजीनियरिंग का। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा फील्ड है जहां पे इंजीनियरिंग के दूसरे ब्रांचेस से बहुत ज्यादा इनपुट लिया जाता है। जैसे कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एरिया रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एरिया रहेगा जिससे कि रोबोट के पावर सप्लाई वगैरह की बात होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा और साथ ही साथ इसको लेकर के जो सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके जो अपने एल्गोरिदम होते हैं उसका एक अलग सिस्टम होगा। तो इन नटशेल अगर हम देखें तो रोबोट्स इंजीनियरिंग की एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। इंटरडिसिप्लिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर अनुशासनात्मक। ठीक है, मतलब कि कई फील्ड को मिला करके, तो हर स्टडी के फील्ड को एक अनुशासन इंग्लिश में कहते हैं और डिसिप्लिन, तो इस तरह से बनता है अंतर अनुशासनात्मक क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हैं अंतर विषयी क्षेत्र, कि जिसमें इंजीनियरिंग के कई विषयों का समावेश है, तो उसको आप इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं। ठीक है ना? एकदम भयंकर वाली शुद्ध हिंदी में जाएंगे तब अंतर अनुशासनात्मक है, और नहीं तो अंतर विषयी क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और इस क्षेत्र का जो मेन कंपोनेंट है वो होगा, एक सेकंड, जैसा कि हम बता रहे थे कि इसका जो मेन होगा वो होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप में से कितने लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं? जरा एक बार बताइए तो, आप में से कितने लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, उसके बाद थोड़े लेवल पे इलेक्ट्रिकल भी है, और अब तो CS एंड AI भी है। CS का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, और AI तो पूछना भी मत कि AI क्या होता है, मुझे तो बहुत खतरनाक चीज लग रही है। राइट, तो उस तरह से ये अंतर विषयी क्षेत्र है, और इसके जो मेन कंपोनेंट है पता है। इस फील्ड में 5 चीजें की जाती हैं रोबोट्स को लेकर के। पहले ये चार्ट बना लो अगर नहीं बनाया है तो।
Is it done? Done. Good, 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 good. ठीक है, तो रोबोट्स के संदर्भ में जो रोबोटिक्स का फील्ड है उसके 5 उद्देश्य हैं। पहले, स्टडी एंड रिसर्च। ठीक है, उसके बाद डिजाइन रोबोट को बनाना कि किस पर्पस के लिए कौन सा रोबोट बना रहे हैं। उसके बाद उस डिजाइन को डेवलप करना कि उस डिजाइन के हिसाब से एक प्रॉपर रोबोट बन जाए। उसके बाद जो डेवलप हो गया, हो सकता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको बड़े स्केल पर उसके उत्पादन की जरूरत पड़े, तो इसके लिए मैन्युफैक्चर भी इसी के अंदर आता है। और जो लास्ट है वो है कि रोबोट का ऑपरेशन कैसे होगा, उसका संचालन कैसे होगा। तो रोबोटिक्स के फील्ड में ये 5 उद्देश्य होते हैं रोबोट्स को लेकर के। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम के दायरे से बाहर रहेगा और हमें अपने एनर्जी को बचाना भी है कि जहां पे एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जहां पे समझने की जरूरत होगी वहां पे समझना पड़ेगा। तो रोबोट्स को के बारे में अध्ययन करना, अनुसंधान करना, उनको विन्यस्त करना, डिजाइन करना कि क्या है कैसे है, फिर उनका डेवलपमेंट कि जो डिजाइन है उस हिसाब से ये डेवलप हुआ कि नहीं। तो जब आप डेवलप करते हैं तो पहले एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, प्रोटोटाइप डेवलप करने के बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, उसको और फाइनल करते हैं। जब कायदे से काम करने वाला रोबोट आपके हाथ में होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसकी डिमांड के हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका संचालन, उसका अपग्रेडेशन, टाइम टू टाइम उसमें कह लो कि उसको रीप्रोग्राम करना, तो वो सब काम मेंटेनेंस के लेवल पे होता है। तो रोबोटिक्स के फील्ड में ये 5 इसके लक्ष्य होते हैं। बस रोबोटिक्स इतना ही जानना था। पहला कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है और इंटरडिसिप्लिनरी में ये 4 मेजर डिसिप्लिन हैं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड सीएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे रोबोट, खासतौर पे ह्यूमनॉइड रोबोट पे तो हमारी नजर जाती है, जो रोबोट ह्यूमंस की तरह थोड़े बनाए गए हैं, 2 हाथ 2 पैर, एक हेड वगैरह, और साथ ही साथ कुछ हद तक वो ह्यूमंस की तरह बात भी करते हैं वगैरह। लेकिन ह्यूमनॉइड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। इट मीन्स दे कैन टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस ऑल बाय देमसेल्फ। वो अपने बहुत सारे डिसीजंस खुद से लेते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो पहले, मैं जब तक आपका ये देख लूं। एक स्टूडेंट हैं, जीरो एस्पिरेंट, वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्लस कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक। गलत है। अब क्लास के बाद ढूंढ लेना कि क्यों गलत है, लेकिन बहुत भयंकर वाला गलत है। In electrical, we do high voltage
एंड इन इलेक्ट्रॉनिक वी डू लो वोल्टेज, बस उतना ही फर्क नहीं है, और भी फर्क है। डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक्स एंड रोबोट। रोबोट उस मशीन का नाम है जो कॉम्प्लेक्स होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड होता है, प्रोग्रामेबल होता है वगैरह, और उस मशीन को बनाने वाली फील्ड, उस मशीन को स्टडी करने वाली फील्ड को रोबोटिक्स का फील्ड कहते हैं। तो रोबोटिक्स अध्ययन का एक क्षेत्र है और रोबोट उस क्षेत्र का आउटकम है। मनीषा कह रही है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस ढूंढो क्लास के बाद। मैं अभी रोबोटिक्स पढ़ा रहा हूं तो यहां से कोई भी विषयांतर मैं नहीं करने वाला, लेकिन ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और ये सारी चीजें उत्सुकता होनी बहुत वाजिब है और होनी भी चाहिए, बट जो विषय से हटके उत्सुकता है उसकी सही जगह जो है क्लास के बाद है, और ढूंढोगे तो मिल जाएगा। यू ऑल आर ग्रोन अप। चलो डन। चलो अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रोबोट्स और सामान्य मशीनों में भिन्नताएं क्या हैं। डिफरेंस बिटवीन रोबोट्स एंड ऑर्डिनरी मशीन्स। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। यहां पे कुछ कुछ एग्जाम्पल देंगे, लेकिन उन एग्जाम्पल को लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देना लाजमी रहेगा और वो आपके साथ शेयर करेंगे अब। ठीक है ना। सबसे पहले हम आते हैं एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल का कोई टूल है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई बहुत अच्छा टूल तो नहीं है। चलो ऐसे ही बना लेते हैं एक टेबल। अब यहां पे लिखते हैं प्रॉपर्टी, मतलब कि इसका कौन सा गुण है, और यहां पे लिखते हैं रोबोट, और यहां पे लिखते हैं ऑर्डिनरी मशीन्स। और जो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए कार्य क्षेत्र। ठीक है, दैट इज रेंज ऑफ टास्क की अगर बात की जाए तो रोबोट्स का अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, ब्रॉडर होता है। दूसरी तरफ ऑर्डिनरी मशीन्स का आप देखेंगे कि ये सीमित होता है, लिमिटेड होता है। मतलब आप वॉशिंग मशीन से कॉफी नहीं बनवा सकते, है ना। वैसे वॉशिंग मशीन में मैंने लस्सी बनते हुए देखा है। दिल्ली में एक लस्सी की दुकान है, बहुत चलती है। तो वॉशिंग मशीन जैसा एक सिस्टम है जिसका एक ड्रम है जो काफी तेजी से वो लोग रोटेट कराते हैं और लस्सी बना लेते हैं। उसमें बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं
लेकिन पक्के तौर पे उसमें भी काफी कुछ चेंज वेंज किया है ड्रम में, क्योंकि वॉशिंग मशीन के ड्रम से पानी बाद में निकल जाता है। यहाँ पे जाहिर है लस्सी तो बहने नहीं देंगे वो लोग, लेकिन एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन से आप कपड़े ही धो सकते हैं और कॉफी मशीन से कॉफी ही बना सकते हैं। लेकिन रोबोट्स को आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पिक एंड ड्रॉप रोबोट्स होते हैं, जो किसी सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, वो कई तरह के सामान को उठा करके रख सकते हैं और उनके कुछ कंपोनेंट को अगर आप बदल दें तो ये पिक एंड ड्रॉप जो है वो बदल सकता है दीवार में ड्रिल करने वाले रोबोट में, जो एग्जैक्टली एक डिस्टेंस पे एक गहराई का ड्रिल करेगा और वहां पे कुछ फिट कर सकता है। बस उसके एक्चुएटर आर्म्स को बदल देने की जरूरत है। तो रोबोट्स का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है कंपेयर टू द ऑर्डिनरी मशीन। और उसकी बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है, तो वो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि जब प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो दुनिया के जितने रोबोट हैं उसमें प्रोग्रामेबिलिटी मतलब निर्देश देने की क्षमता और अधिकांश में उनको पुनर्निर्देशित करने की भी क्षमता होती है, जो रीप्रोग्रामिंग होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो मशीनों में प्रोग्रामिंग ही नहीं होती, रीप्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात होती है। अब कुछ नए मशीन आने लग गए हैं कि जिनको कि कुछ हद तक आप प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन फिर रीप्रोग्राम वगैरह करना उनके दायरे से बाहर है। तो जो हमारा दूसरा एरिया रहेगा वो यही रहेगा। प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। रोबोट्स में इट इज मोस्टली प्रेजेंट। प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग को पहले मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो अब दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जो नेक्स्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल। यस, मोस्टली नो। तीसरा है सेंसर्स। यस, यहां पे सीधा सीधा नो। कॉम्प्लेक्स टास्क, जटिल कार्य, मोस्टली यस, मोस्टली नो। एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये नई नई परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, जो कि रोबोट्स में अक्सर देखने को मिलता है क्योंकि उनके पास सेंसर होते हैं, और मशीनों में वो मोस्टली एब्सेंट होता है।
सो वेल, ये सब हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप देखोगे कि रोबोट्स में होते हैं और नॉर्मल मशीन में नहीं होते हैं। ठीक है, अब सारे पॉइंट यहां आ गए आपके एक जगह। आई डोंट नो इफ ये आपको दिख रहा है या नहीं। ये हो गया, आपने कर लिया। करेक्ट। तो रोबोट्स और मशीन के बीच के जो डिफरेंस के जो मेन पॉइंट हैं वो भी आपने अब कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे आते हैं। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आप मतलब एक बेसिक लेवल पे समझ जाएं और उसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम चाहेंगे कि आप अपने पीडीएफ से पढ़ें, वो हिस्ट्री है रोबोट्स का, लेकिन उस हिस्ट्री के अपने कुछ फेजेस हैं और उन फेजेस को समझना जरूरी है। तो इसलिए वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन थोड़ा आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। अगर आप ऐसे देखें तो विकास क्रम की जो मेन घटनाएं हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। ये आप सीधा सीधा पीडीएफ से देख लीजिएगा, लेकिन क्लास में समझना जरूरी है। इसको पढ़ना, इसको लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हिस्ट्री है और इसमें फैक्ट्स हैं, लेकिन इसको पीडीएफ में पढ़िएगा जरूर। तो सबसे पहले ये सब कहां से आता है? रोबोट। ठीक है, ये कोई नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज का तो वर्ड है नहीं। तो ये वर्ड आता है कि एक नाटक लिखा गया था और हम ह्यूमन हमेशा से ही एक फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक नाटकों में, कहानियों में बड़े इंटरेस्टेड रहे हैं। तो इसी तरह के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक नाटक लिखा था और उस नाटक में, ठीक है ना, उस नाटक में रोबोट्स का ये रोबोट वर्ड आता है। ये एक चेक राइटर थे जिनका नाम था कैरल कैपेक। कैरल KAREL, कैपेक CAPEK। सो कैरल कैपेक ने 1920 में ये नाटक लिखा था और उस 1920 में उस नाटक में उन्होंने एक ऐसे मशीन को इमेजिन किया था। 1920 में एक ऐसे मशीन को इमेजिन किया था जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बना हुआ है, ह्यूमन की तरह डिसाइड कर सकता है, ह्यूमन की तरह मूव कर सकता है, ह्यूमन की तरह काम कर सकता है और सबसे बड़ी बात है कि वो ह्यूमन के निर्देश के अंदर काम करता है। तो इसका मतलब है कि उससे जो मर्जी काम आपको कराना है करा लो, वो आपको ना नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह की एक कल्पना थी एक नाटककार की। इसी चीज को थोड़ा आगे करते हुए एक रशियन स्टोरी राइटर थे, नाटक भी लिखते थे, आइजैक एसिमोव। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें आपको आज भी बिकती हुई मिल जाएंगी। आइजैक एसिमोव अब नहीं रहे, लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं उनकी लिखी हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शंस हैं। तो वो साइंस फिक्शन कभी वक्त मिले सिलेक्शन के बाद ही सही, तो वो साइंस फिक्शंस आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस हद तक वो जा सकते हैं। अब कैरल कैपेक की ही बात कर लो तो उन्होंने जिस तरह के रोबोट की इमेजिनेशन की थी वो ऑर्डिनरी रोबोट नहीं था। आज उसके लिए एक वर्ड है ह्यूमनॉइड रोबोट, और दूसरे रोबोट्स के कंपैरिजन में ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाना कहीं डिफिकल्ट है। और उन्होंने ये भी देखा कि वो ह्यूमंस की तरह थोड़ा सोच सकता है, थोड़ा डिसाइड कर सकता है। इट मींस कि वो एआई की भी बात सोच रहे थे कि इसके अंदर, आज उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं लेकिन वो था तो ना, तो वो एआई जैसी बात सोच रहे थे। लेकिन एक्चुअली 1950 1960 वाले दशक में रोबोट जैसे मशीन को बनाने पे काम शुरू हो गए। कुछ अमेरिकन कंपनीज थी जिन्होंने इस तरह के मशीन को बनाना शुरू कर लिया और 1970 आते आते आप देखते हैं कि रोबोट में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। 1970 सोचो,
आज से 50 साल पहले। तो अमेरिकन लैब्स में रोबोट्स बन रहे थे और रोबोट्स में अब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। उनका रोबोटिक आर्म, उनका एंड इफेक्टर, आर्म तो ये हो गया, एंड इफेक्टर ये हमारा हाथ और हमारी उंगलियां हो गई, इसके जॉइंट्स हो गए थे, ये एंड इफेक्टर होते हैं जिसके जरिए हम इस पेन को पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बॉटल को पकड़ के पानी पी सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स आर्म्स वगैरह उन्होंने डेवलप कर लिए और उसके बाद 1970-80 के दशक में रोबोट कुछ कुछ खास काम में इस्तेमाल होने लग गए। जो सबसे पहले रोबोट्स जो इस्तेमाल हुए थे किसी इंडस्ट्री में, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हुए थे कुछ काम करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट्स का इस्तेमाल 1980 के दशक में बढ़ता चला जाता है। रोबोट्स अब अमेरिका के न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यूज होने लग गए और इस तरह से वहां पे न्यूक्लियर फ्यूल रॉड, न्यूक्लियर वेस्ट फ्यूल वगैरह को हटाने वगैरह के लिए यूज होने लगे। उसके बाद 1990 में ह्यूमनॉइड रोबोट बनता है। जापान समहाउ ह्यूमनॉइड रोबोट के फील्ड में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। तो जापान के सौजन्य से होंडा कॉरपोरेशन, जो कार भी बनाती है, बाइक भी बनाती है, तो होंडा कॉरपोरेशन ने सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। उसके बाद सोनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया और इतना ही नहीं, कई और तरह के रोबोट सब बनने लग गए थे अलग अलग पर्पस के लिए। पिक एंड प्लेस वाले रोबोट बने जो सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं। फिर रोबोट्स ऐसे भी बने जिनका डिफेंस के फील्ड में इस्तेमाल है, जैसे कि एम्यूनिशन को हैंडल करने में, सो दैट कि एम्यूनिशन को हैंडल करने में अगर ह्यूमंस को करते हैं और गलती से अगर कोई एम्यूनिशन ब्लास्ट हो जाता है तो ह्यूमन लाइफ को जो रिस्क है वो वहां नहीं रह जाता। इसी तरह से लैंड माइन को हटाने के लिए, ठीक है, लैंड माइन को हटाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो ये सारा काम 1990 के दशक में हो रहा था। 1990 के दशक में इंडिया के भी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने रोबोटिक असेंबली लाइन एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी। अगर आप याद करो तो 1990 के दशक में लिबरलाइजेशन होती है और उसके बाद बहुत सारे फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया में अपना प्रेजेंस बनाया। तो कई कंपनियों ने सारे कंपोनेंट इंपोर्ट किए लेकिन असेंबल इंडिया में कर रहे थे। कई कंपनियां ऐसी थी कि जो इंपोर्ट कर रहे थे कुछ कंपोनेंट को, बाकी कंपोनेंट इंडिया में बना रहे थे और इंडिया में उनको असेंबली लाइन लगानी ही थी। तो ये सब के सब जो बाहर की कंपनियां थी, इन्होंने रोबोटिक असेंबली लाइन वगैरह एस्टेब्लिश किया, इनका प्रोडक्शन बढ़ा और इनका प्रोडक्शन बढ़ने के बाद धीरे धीरे इन्होंने इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया। और अगर आप थोड़ा सा याद करो तो 1990 के दशक के पहले ही, मिडिल ऑफ 1980s में इंडिया में मारुति कार आ गई थी जापान के सुजुकी मोटर के कोलैबोरेशन में। और मारुति कार की जो असेंबली लाइन थी वो इंडिया की पहली रोबोटिक असेंबली लाइन सुजुकी कॉरपोरेशन ने एस्टेब्लिश कराया था और वो इंडिया की पहली रोबोटिक असेंबली लाइन थी, ठीक है। उसके बाद तो एकदम एक के बाद एक दूसरी कंपनियां आई और जो इंडियन कंपनीज भी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अशोक लेलैंड ट्रक और बस बनाने में, टाटा मोटर्स ट्रक बस कार वगैरह बनाने में, इन सब लोगों ने, महिंद्रा ने, इन सब लोगों ने अपने अपने असेंबली लाइन को ये किया, अपग्रेड किया। 1990 के डेकेड के बाद अमेरिका में रोबोट्स काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गए। बहुत तरह तरह की इंडस्ट्रीज में जहां भी रोबोट्स को डिप्लॉय किया जा सकता था, डिप्लॉय किया जाने लगा। उसका एक रीजन हमेशा यह रहा कि अमेरिका में मैन पावर बहुत एक्सपेंसिव है, तो कंपनियों को उसमें बहुत फायदा होता था कि एक बार रोबोट में इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद आप इतने लोगों की जरूरत को कम कर सकते हो। तो वो एक तरह का ग्रीड था और साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी एक तरह की जरूरत थी उन लोगों को, तो उन लोगों ने यूज करना शुरू किया। अब आता है 2000 का डेकेड और अब स्मार्ट रोबोट बनने लग गए। ऐसे स्मार्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो काफी हद तक कुछ कुछ डिसीजन अपने सेंसर से डेटा को गैदर करके खुद से ले लेते थे कि अगर टेम्परेचर ऐसा है तो ऐसे करना है, अगर ये है तो ऐसे करना है। और उस तरह से कंज्यूमर एप्लीकेशन के बहुत सारे रोबोट्स आए, होम क्लीनिंग रोबोट्स आए। जापान में रोबोटिक नर्सेज हैं, अभी कई सारे हॉस्पिटल में जापान में रोबोटिक नर्सेज काम करते हैं कि वो टाइम पे आकर के आपके सारे वाइटल्स को चेक करेंगे, वो टाइम पर आकर के आपके सारे कह लो कि वाइटल्स को ही नहीं,
बल्कि आपके सारी ज़रूरतों को असेस करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को फिर वो मैसेज भी ऑटोमेटिकली सेंड कर देते हैं। जापान में कंपेनियन रोबोट्स भी बने। कंपेनियन रोबोट्स का मतलब होता है कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहेंगे, ह्यूमन बींग्स का सारा काम करेंगे। तो एल्डरली केयर, क्योंकि जापान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए, एल्डरली केयर के लिए खास तौर पे इस तरह के रोबोट्स बने वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ होने लग गया। और फिर आता है 2010 का डिकेड और उसके बाद का वक्त, जब हम देखते हैं कि रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है। और उस फेज का जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव ग्रोथ हो रहा है वो हो रहा है अब 2020 के बाद, जब डीप एआई इंटीग्रेशन के साथ रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं। यहां तक कि अब रोबोट्स को लेकर जो दूसरी सबसे बड़ी चिंता है, जॉब लॉस तो एक है ही, लेकिन अगर दूसरी सबसे बड़ी चिंता कुछ है तो वो यही है कि डीप एआई इंटीग्रेशन के बाद रोबोट क्या वो ह्यूमन बींग्स के साथ कंपीट करेंगे, क्या वो ह्यूमन बींग्स को डिस्प्लेस करेंगे वगैरह वगैरह। और फिर उस दुनिया में ह्यूमन बींग्स का रोल क्या होगा, उस दुनिया में ह्यूमन बींग्स का पोजीशन क्या होगा, ये सारी चीजें। तो ये इतनी कहानी है रोबोट्स के डेवलपमेंट की। यहां पे कुछ लिखने वाली चीज मुझे नहीं लगी, इसलिए मैंने कुछ भी लिखवाया नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन ये है। और मैंने भी कायदे से इसको फेजेस में ही डिवाइड किया है। मैंने भी कायदे से इसको फेजेस में डिवाइड किया है। इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि आप रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इन फेजेस की एक समझ तो होनी ही चाहिए। अब हम आते हैं रोबोट्स के मेजर पार्ट्स पे। और रोबोट के पूरे सिस्टम में 8 अलग अलग श्रेणियों के पार्ट्स होते हैं। ये हमारा सेगमेंट 5 है। चल, सबसे पहले वाला पार्ट अगर आप देखो तो सबसे पहला पार्ट होता है मैकेनिकल पार्ट, जो कि डिसाइड करेगा कि रोबोट मूव कैसे कर रहा है वगैरह वगैरह। पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है मैकेनिकल पार्ट, नंबर 1। दूसरा पार्ट है इसके सेंसर्स। सेंसर कुछ भी हो सकता है, वो टेम्परेचर का सेंसर हो सकता है, वो रोबोटिक कैमरा होता है जिससे कि रोबोट अपने सामने के ऑब्स्टेकल्स को देख सकता है। रोबोट इंफ्रारेड के जरिए आगे इंफ्रारेड रे भेजेंगे और वो अगर टकरा के वापस लौटा तो रोबोट उससे भी समझ जाते हैं। रोबोट साउंड वेव्स भेजते हैं, ऐसे साउंड वेव जो हमारे कान जिनको नहीं सुन सकते, लेकिन रोबोट आगे साउंड वेव भेजते हैं और साउंड वेव टकरा के लौटता है तो रोबोट को उससे भी सामने वाले ऑब्स्टेकल का पता चलता है। तो ये कई तरह के सेंसर्स होते हैं। तीसरा होता है रोबोट का कंट्रोल सिस्टम। कि एक रोबोट कैसे नियंत्रित हो रहा है वगैरह, राइट। इसमें रोबोट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, रोबोट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक तंत्र होता है। माइक्रो प्रोसेसर अपने कमांड को स्टोर करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए वो रोबोट के इफेक्टर्स को ये खबर भेजता है कि ये अभी मूवमेंट ऐसी चाहिए, आर्म को ऐसे मूव करना है वगैरह वगैरह। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम के बाद आता है हमारा पावर सिस्टम। ठीक है, किसी भी रोबोट का एक अपना पावर सिस्टम होता है। उसके बाद पावर सिस्टम के बाद रोबोट का होता है यूजर इंटरफेस। कि जो भी रोबोट को यूज कर रहा है तो वो जो यूजर है वो रोबोट के साथ कैसे इंटरेक्ट करे।
क्या वो एक कंप्यूटर के जरिए इंटरैक्ट करे, या रोबोट के ऊपर ही कुछ बटन होंगे, या कोई टच स्क्रीन होगा जिससे कि वो रोबोट के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये इंटरैक्ट करना तो जरूरी है। अब जैसे मेरे घर का जो मतलब वो होम क्लीनिंग रोबोट है, तो वो मेरे मोबाइल ऐप से कनेक्ट होता है। उसके ऊपर बस एक ही बटन है, पावर का बटन है, और कोई बटन नहीं है उसके ऊपर। उसको पावर ऑफ, लंबे वक्त के लिए आप कहीं जा रहे हैं, अब घर की सफाई नहीं चाहिए, घर बंद चाहिए, तो आप उसको ऑफ करके चले जाइए, या फिर आप उसको ऑन रखेंगे तो वो अपने आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल ऐप से वो नियंत्रित होता रहेगा, राइट। तो मेरे लिए उसका यूजर इंटरफेस क्या है, वो जो है वो कुछ और नहीं बल्कि उसका मोबाइल ऐप है, ठीक है। तो ये उसका यूजर इंटरफेस कहलाता है। उसके बाद इसका एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब आप सोचो कि कैसे मेरा रोबोट मेरे मोबाइल ऐप से कनेक्टेड है, क्योंकि उसके पास वाईफाई का कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर वाईफाई का कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता तो कोई बात ही नहीं रहती। तो उसके पास वाईफाई का कम्युनिकेशन सिस्टम है, वाईफाई से कनेक्टेड है। इसी तरह से रोबोट में कई सारे रोबोट में USB 3 का पोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और आपके मोबाइल ऐप के जरिए उसका फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। उसका जो रोबोट के अंदर जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको फर्मवेयर कहते हैं, तो वो फर्मवेयर अपडेट करने के लिए USB-C केबल है। तो वो भी क्या है, उसका एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। फिर 7th पार्ट है उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम, और जो 8th पार्ट है, कहां लिखूं 8th पार्ट, जगह ही नहीं रही, चलो इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो हमारा 8th पार्ट है वो कहलाता है सेफ्टी सिस्टम। These are what? These are eight parts of robots। इसको तो पहले लिख लो, फिर इसके नीचे भी कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। यही बेसिक साइंस है रोबोट्स का। इसके बाद तो फिर हम आ जाएंगे रोबोट्स के टाइप पे, जो बहुत आसान है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर के घर पर रोबोट, अरे छोटा सा है, ठीक है। अब एकदम बेसिक वाला रोबोट है, कोई ऐसी भयंकर बात नहीं है। और साइंस के टीचर होने के नाते ये सारी चीजें मुझे पता भी होनी चाहिए और मेरे पास इनका अनुभव भी होना चाहिए, है ना। एलेक्सा रोबोट नहीं है, ठीक है। एलेक्सा को कहते हैं डिजिटल वॉइस असिस्टेंट, तो एलेक्सा रोबोट नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कार कैन बी कॉल्ड अ रोबोट और नॉट रोबोट। जनरली लोग उसको रोबोट की श्रेणी में रखते नहीं, है ना। जनरली लोग उसको रोबोट की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग तरीके का मामला है। एक ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल की अपनी एक कैटेगरी क्रिएटेड है, तो इसलिए उसको हम रोबोट्स के श्रेणी में रखते नहीं। रखा जा सकता है, बहुत सारी वही खूबियां हैं जो रोबोट्स में भी होती हैं, कोई डाउट नहीं है। और ये क्वेश्चन सिली नहीं था। क्वेश्चन सिली अनसिली से ज्यादा मत डरो, बस कोशिश करो कि जो टॉपिक कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछो, तो मुझे भी लगेगा कि आप टॉपिक के साथ कनेक्टेड हैं और टॉपिक के साथ आप बेहतर रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फटाफट इसके नीचे लिखने का काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ इतने से बात बनेगी नहीं। तो जब हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब कि यांत्रिक सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो रोबोट का जो अपना एक फ्रेम होता है, रोबोट की अपनी एक बॉडी होती है जो कि रोबोट को स्ट्रक्चर और शेप देता है। उसके बाद रोबोट के एक्चुएटर्स होते हैं। एक्चुएटर का मतलब क्या होता है, अगर रोबोट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे मूव कर रहा है, कोई तो मोटर होगा,
या रोबोट का आर्म, मान लो कि मैं नहीं हूं, मैं एक रोबोट हूं, मुझे कमांड दिया गया कि ये पेन उठाओ, तो देखो अब मुझे कमांड आया तो मैं गया, इस पेन को ऐसे उठाया लाया, ठीक है। तो कुछ तो मूव किया ना, यहां पे कुछ तो मेरे हाथ पे मूव किया, तो वो क्या था? जाहिर है वो एक एक्चुएटर है, एक मोटर है जो कि रोबोट के अंदर चलेगा, जिससे कि रोबोट का जो आर्म है वो मूव करेगा, या रोबोट खुद ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। फिर मैकेनिकल सिस्टम में एंड इफेक्टर होता है, जैसे ये पिक एंड प्लेस वाला रोबोट है मेरा हाथ, तो वो एंड इफेक्टर इसकी फिंगर्स हैं। लेकिन मान लो कि ड्रिलिंग रोबोट है, तो वो क्या करेगा? उसका जो एंड इफेक्टर होगा वो एक ड्रिल मशीन होगा, वो जाएगा उस पॉइंट पे ड्रिल कर देगा, एग्जैक्ट जिस कैलिबर का ड्रिल चाहिए उस कैलिबर का ड्रिल कर देगा। जहां पे फोन असेंबल होते हैं वहां पे वो फोन के कंपोनेंट को स्क्रू करते करते फिक्स कर देता है। तो असेंबली रोबोट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को असेंबल करते हैं, तो उनका एंड इफेक्टर क्या ऐसी उंगलियों वाला होना चाहिए? नहीं। उनका एंड इफेक्टर क्या ड्रिल वाला होना चाहिए? नहीं। उनका एंड इफेक्टर बड़ा माइन्यूट होता है, अलग अलग स्क्रू ड्राइवर होते हैं, सोल्डरिंग की व्यवस्था होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसका एंड इफेक्टर कुछ और होगा। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा रोबोट नहीं है जिसका एंड इफेक्टर नहीं होता। काम कैसे करेगा अगर एंड इफेक्टर नहीं होगा? तो आप देखो कि एक फ्रेम होगी, एक एक्चुएटर होगा जो मोटर वगैरह होगा, एंड इफेक्टर होगा जो एक्चुअली काम करेगा। और मान लो अगर मोटर यहां चल रहा है और एंड इफेक्टर यहां है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? बीच बीच में गियर चाहिए। गियर क्या होता है कि यहां के मूवमेंट को वहां ट्रांसफर करना, वहां के मूवमेंट को वहां ट्रांसफर करना, उसको हम कहते हैं गियर। मान लो कि जैसे एक व्हील है, ये वाला, और एक दूसरा व्हील है जो ये वाला है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो कि जब एक मूव करेगा तो दूसरा भी मूव करेगा। अगर ये ऐसे मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, करेक्ट। तो इस तरह का एक ट्रांसमिशन सिस्टम भी होता है, ताकि एक्चुएटर एक जगह मूव कर रहा है, एंड इफेक्टर कहीं और भी है, तो भी दोनों का मूवमेंट जो है कंट्रोल रहे। तो मैकेनिकल में इतनी सारी चीजें आती हैं, फ्रेम आता है, एक्चुएटर आता है, एंड इफेक्टर आता है, ट्रांसमिशन आता है, और लास्टली जॉइंट्स आते हैं, अलग अलग जॉइंट्स जो कि मूव करेंगे। जितने ज्यादा जॉइंट उतनी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पॉसिबल है। ये क्लियर है हम सारे लोगों का कि मैकेनिकल में क्या क्या आ गया? सेम लाइक गियर चेन। अनुज यादव ने पूछा, सर रोबोट बच्चे पैदा कर सकता है? भाई बताओ अनुज को, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ। अनुज, अगर ये हल्का फुल्का सवाल था तो ये गलती की तुमने पूछ के। अभी मैं सब्जेक्ट नहीं चेंज करना चाहता, इसलिए तुम्हें डांट नहीं लगाऊंगा। अगर ये सीरियस सवाल था तो बड़ा सीरियस मामला है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलो सो रोबोट का एक पार्ट हो गया हमारा, मैकेनिकल सिस्टम हो गया। सेंसर अलग अलग तरीके के होते हैं। रोबोट के जो सेंसर्स हैं वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं। चैट पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो कुछ रोबोट्स में छोटे छोटे कैमरा होते हैं, जिससे कि रोबोट अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे नजर रखता है। कुछ रोबोट साउंड वेव्स को सामने भेजता है, फिर वो वापस आता है, और इस तरह से रोबोट अपने डायरेक्शन, अपने सराउंडिंग को समझ पाता है। कुछ रोबोट्स में लेजर डिटेक्टर होते हैं, वो लेजर भेजेगा, लेजर के रिफ्लेक्शन से वो रीड करेगा कि सामने क्या ऑब्स्टेकल है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। कुछ रोबोट्स में वो मामला होता है। उसके बाद हम ये पाते हैं कि कुछ रोबोट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर होता है। तो रोबोट्स में कई तरह के सेंसर होते हैं। सेंसर के जरिए रोबोट अपने आसपास और कई बार अपने परफॉर्मेंस पे भी नजर रखता है, जिससे कि रोबोट अपने फंक्शनिंग को उस हिसाब से
कैलिब्रेट कर सके, फंक्शनिंग को उस हिसाब से चेंज कर सके। तो सेंसर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तीसरा है रोबोट का कंट्रोल सिस्टम। जब हम रोबोट के कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि रोबोट के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जरूर होता है, ताकि वो रोबोट को दिए हुए कमांड को कनेक्ट करे रोबोट के एक्चुएटर से। रोबोट का जो मोटर होता है, उस मोटर को कितने लेवल पे रन करना है, उस मोटर से क्या और कैसा काम लेना है, उसके बाद जॉइंट्स को कैसे ऑपरेट करना है और एंड इफेक्टर को कैसे ऑपरेट करना है, तो ये सारी चीजों को कमांड के साथ जोड़ के चलना है। तो ये सारी चीजों को कमांड के साथ जोड़ने के लिए रोबोट में एक माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत होगी, जो कि आजकल के रोबोट में बहुत ज्यादा कैपेबल माइक्रो प्रोसेसर वाले रोबोट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाले रोबोट्स होते हैं जो बहुत कैपेबल माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। दे आर एज गुड एज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स। इसके अलावा अलग अलग मोटर के अपने अपने ड्राइवर वगैरह होते हैं वगैरह। उसके बाद फोर्थ सिस्टम है पावर सिस्टम। रोबोट को पावर सप्लाई चाहिए। अगर वो मोबाइल रोबोट है तो वो बैटरी ऑपरेटेड होगा, अगर वो फैक्ट्री का रोबोट है तो वो डायरेक्ट एसी पे भी चलता है। ठीक है, तो इट एंटायरली डिपेंड्स कि रोबोट का नेचर क्या है, कितना पावर चाहिए। तो एसी पावर वाले भी रोबोट होते हैं, डीसी पावर वाले भी रोबोट होते हैं, तो वो होता है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ यूजर इंटरफेस, कि रोबोट और रोबोट का जो यूजर है उनके बीच इंटरैक्शन का क्या है। कुछ रोबोट का अपना एक पैनल होता है, उनकी बॉडी पे ही बना हुआ, जहां से आप कर सकते हो। कुछ रोबोट को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो थ्रू अ रिमोट कंट्रोल, या उनका एक मोबाइल ऐप है, उसके जरिए आप रिमोटली उस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। कई रोबोट कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं, जैसे जो रोबोटिक सर्जरी होती है तो वहां पे कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अलग एक कंप्यूटर पे रोबोट को निर्देशित कर रहा होता है और रोबोट्स उस निर्देश के हिसाब से काम को मतलब कि सर्जरी को अंजाम दे रहा होता है। तो ये एक हो गई। इसके अलावा रोबोट का अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जैसे कि वाईफाई से कनेक्टेड हो सकता है रोबोट ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो सकता है, रोबोट के अपने पोर्ट हो सकते हैं जिस पोर्ट के थ्रू आप उसको किसी वायर्ड कनेक्शन से जोड़ सकते हैं वगैरह। उसके बाद रोबोट का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोई भी स्मार्ट डिवाइस का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके डिजिटल कैमरे का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको अक्सर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से नहीं जानते, उसको हम जानते हैं फर्मवेयर के नाम से। कि जो कंपनी, जो फर्म है जिसने इसको बनाया है, तो उसको कंट्रोल करने वाला उसका सॉफ्टवेयर भी उसी ने बनाया है, तो वो फर्मवेयर वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स आप इसमें लोड कर सकते हो। लेकिन अलग अलग प्रोग्राम को लोड करने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स को लोड करने के लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उसको बीच में एक मिडिल वेयर एस्टेब्लिश करो। ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग प्रोग्राम, इनको कनेक्ट करने के लिए उसको हम कहते हैं मिडिल वेयर। तो ओएस, मिडिल वेयर एंड देन अदर सॉफ्टवेयर, और ओएस और अदर सॉफ्टवेयर में ये मिडिल वेयर काम कर रहा होता है, ताकि अदर सॉफ्टवेयर हमारे ओएस को खराब ना करे। और उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी सिस्टम। मान लो कि कुछ अगर रोबोट के काम में कुछ गड़बड़ी आती है, ठीक है, अगर मान लो कि रोबोट के काम में कोई गड़बड़ी आती है, तो क्या वो इमरजेंसी स्टॉप हो सकता है या नहीं हो सकता। मान लो घर में सफाई करने वाला रोबोट है, अगर उसके सामने खेलता हुआ कोई छोटा बच्चा आ जाए, तो क्या रोबोट को रुकना चाहिए या रोबोट को चलना चाहिए। क्योंकि रोबोट के दिमाग में आपके घर का नक्शा है कि कुर्सियां कहाँ है, टेबल कहाँ है, सोफा कहाँ है, बेड कहाँ है, वगैरह वगैरह, सारा नक्शा है। रोबोट उस हिसाब से चल रहा है। सीढ़ी कहाँ है, एकदम सीढ़ी के किनारे आकर के वो रुक जाएगा, क्योंकि अगर उसके आगे गया तो वो गिर जाएगा और उस रोबोट की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो रोबोट के पास पूरा नक्शा है, रोबोट के पास पूरा का पूरा नक्शा है। अब सवाल यही उठता है कि अगर रोबोट को उस नक्शे के अलावा भी कोई ऐसा अवरोध आ जाता है, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है अचानक से, जो कि उसके नक्शे के नाम पर सेव नहीं था, तो क्या रोबोट को रुकना चाहिए या नहीं। तो ऑफ कोर्स रुकना चाहिए।
तो ठीक है, तो कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी अगर होती है तो क्या कोई इमरजेंसी प्रोविजन, कोई सेफ्टी प्रोविजन उस रोबोट में है या नहीं है। तो रोबोट के इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और आपके पीडीएफ में भी सेक्शन 5 में रोबोट के सिस्टम्स के साथ ही डील किया हुआ है, तो आप एक बार उसको अब देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज क्लियर है। रोशन पूछ रहे हैं कि सर ओएस क्या होती है। ओएस सबसे फंडामेंटल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी स्मार्ट डिवाइस को बेसिक ऑपरेशन की क्षमता देता है। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह पहला सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डिवाइस को चलाएगा। तो जैसे ये एंड्रॉइड फोन है, तो इस एंड्रॉइड फोन को एंड्रॉइड फोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया है और इसका नाम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको देखो तो ये आईफोन है, तो इसको हम आईओएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आईओएस का मतलब है एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस के लिए होता है। अब ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर का भी, ये कंप्यूटर, ठीक है, तो इस कंप्यूटर का भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम मैक ओएस कहते हैं। उसके ऊपर से आप सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओएस। ठीक है, तो आई थिंक कि ये सारी चीजें, अच्छा सर क्लियर बट पीडीएफ नॉट अपलोडेड। नहीं, पीडीएफ जो है बाबू वो क्लास के बाद अपलोड होगा, अभी हम शेयर नहीं किए हैं तो इसीलिए टीम ने अपलोड नहीं किया है। लेकिन क्लास के बाद जब आप रिवीजन के लिए बैठिएगा तो ये पीडीएफ आपके सामने होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं छठे वाले पार्ट पे, ठीक है। छठा वाला हमारा पार्ट जो है वो क्या है, वो है टाइप्स ऑफ रोबोट्स। अब यहां से टेक्नोलॉजी खत्म, एप्लीकेशन चालू, और बस छठा, सातवां, आठवां ये तीनों 5-5 मिनट का सेगमेंट है और इस तरह से हम लोग रोबोट को अंजाम दे देंगे आज। चलो, ये 6 पार्ट है हमारा। टाइप्स ऑफ रोबोट्स। तो टाइप्स ऑफ रोबोट जो है, कई तरह से रोबोट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेजर क्लासिफिकेशन है रोबोट्स का, वो बेसिकली उनके पर्पस के हिसाब से है, ठीक है, कि रोबोट जो काम करता है उस पर्पस का रोबोट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जिनको आप कह सकते हैं औद्योगिक रोबोट्स। ये वो रोबोट्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और इंडस्ट्री में कई तरह के काम हो सकते हैं। अगर रोबोटिक असेंबली लाइन ना हो तो मॉडर्न ऑटोमोबाइल सेक्टर क्लोज हो जाएगा। जितनी डिमांड है गाड़ियों की, तो बगैर रोबोटिक असेंबली लाइन की वो गाड़ियां बनेंगी नहीं। दूसरी बात है कि आज की जो ऑटोमोबाइल है वो जितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, जितना जटिल हो चुका है, वो बगैर रोबोट्स के असेंबल नहीं है। आपके स्मार्टफोन, आपके कंप्यूटर बगैर रोबोटिक असेंबली लाइन की, उनकी भी अपनी असेंबली लाइन होती है। मोबाइल फोन्स की अपनी असेंबली लाइन होती है, कंप्यूटर की अपनी असेंबली लाइन होती है। तो इन सारे चीजों की जो असेंबली लाइन है वो बगैर इंडस्ट्रियल रोबोट्स के वो कभी भी वो कामयाब होगी ही नहीं, इतना ज्यादा रोबोट्स पे डिपेंडेंस है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं सर्विस
रोबोट्स, जो कि उद्योगों के बियॉन्ड जो दूसरी सेवाएं आपको देते हैं, सर्विसेज बियॉन्ड इंडस्ट्रीज, तो उनको हम सर्विस रोबोट्स का नाम देते हैं। सर्विस रोबोट्स के दो तरह हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कि व्यावसायिक सेवाएं, अच्छा व्यावसायिक सेवाओं से क्या मतलब है हमारा? तो व्यावसायिक सेवाओं से हमारा मतलब इतना ही है कि जैसे माइनिंग, खनन, एग्रीकल्चर, कृषि इत्यादि, ठीक है। और फिर जो है हाउस होल्ड सर्विसेज, जैसे कि क्लीनिंग। अच्छा एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट भूल गया, वेयर हाउस। वेयर हाउस में जो सामान इधर से उधर रखने का जो सिस्टम है, वेयर हाउस का मतलब गोदाम होता है, ठीक है ना। तो वो भी सिस्टम तो प्रोफेशनल सर्विस हुआ। फिर हाउस होल्ड की क्लीनिंग, साफ सफाई वाले जो रोबोट होते हैं वो। फिर कंपेनियनशिप, जापान में तो बड़ा चलता है ये कंपेनियनशिप। रोबोट आपका घर का काम करेंगे, बल्कि यहां तक कि अगर आप उदास हैं तो रोबोट आपके प्रेफरेंस के हिसाब से म्यूजिक चला देंगे, ठीक है। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ ऐसा इंटरटेनिंग करके दिखाएंगे। उनको, उनके लिए एक नाम है, उनका नाम जो है वो है वोबॉट्स। वो का मतलब होता है कि जब आप उदास हैं, परेशान हैं, तो कहते हैं कि देर आर लॉट ऑफ वोज अफेक्टिंग दैट पर्सन। तो आपको वोज से बाहर निकालने के लिए जो रोबोट्स होते हैं उनको वो बॉट्स कहते हैं। तो बेसिकली कंपेनियनशिप रोबोट के एक खास प्रकार हैं जिनको हम वोबॉट्स कहते हैं। बच्चों की देखरेख करने वाले अलग रोबोट्स हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, दंग रह गया, ठीक है। छोटा रोबोट है, मूव नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई हार्म पहुंचाएगा। छोटा रोबोट है, रूम में एक जगह रखा हुआ है। अब माँ किचन में है, पिताजी ऑफिस चले गए हैं, वगैरह वगैरह। और रोबोट जो है वो 360 डिग्री कैमरा मूव करता है, बच्चे का फेस, बच्चे की पूरी जो कह लो कि बच्चे का शेप वगैरह सब कुछ रोबोट में, रोबोट के कैमरे से कैप्चर हो चुका है, ठीक है। तो अगर बच्चा मान लो छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि वो बेड पे ही है, अब बेड से उतर के वो चल भी सकता है। तो अगर मान लो कि बच्चा बेड पे बैठ गया और बैठ के इधर चला गया, तो रोबोट का कैमरा ऐसे से ऐसे मूव कर जाएगा, बच्चे को देख रहा है, ठीक है। फिर बच्चा बेड से उतरा, रोबोट का कैमरा ऐसे हो गया, बच्चा बेड से उतरा, अब उतर के उधर जा रहा है, ठीक है। अब बच्चा जैसे ही दरवाजे के पास जाएगा या किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए, तो पेरेंट के मोबाइल पे, दोनों पेरेंट के मोबाइल पे तेज एक नोटिफिकेशन अलार्म भेजेगा, मां भागते भागते आएगी। या अगर चेक करना है तो 1 मिनट में आप कैमरे का फीड चेक कर लो। तो बच्चे की देखरेख के लिए, बुजुर्गों के देखरेख के लिए, तो जापान में तो भयंकर चल रहा है ये बच्चों की देखरेख वाला। मैंने अमेरिका में एक दोस्त के यहाँ ही देखा, ठीक है। उनके छोटे बच्चे की देखरेख उसी रोबोट से हो रही थी। तो भयंकर भयंकर रोबोट है हाउस होल्ड सर्विस में। हम लोग तो इंडिया में बस झाड़ू वाड़ू लगवा रहे हैं, वो लोग काफी कुछ काम करा रहे हैं, ठीक है। तो कंपेनियनशिप, एल्डरली केयर,
चाइल्ड मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके क्या, प्रोफेशनल सर्विस। रोबोट आपको सेवाएं दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बाहर की सेवाएं हैं, और वो दो सेवाएं जो है वो प्रोफेशनल भी हो सकती है, और वो जो है वो हाउस होल्ड की भी सर्विसेज हो सकती हैं। आगे बढ़ाते हैं रोबोट्स को, और रोबोट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब उभरा है उसको हम कहते हैं मेडिकल रोबोट्स। नर्सिंग रोबोट्स हैं, जो मैं जापान वाला बता रहा था। फिर रोबोटिक सर्जरी है। हमारे इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी होने लग गई है, और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ महानगरों में रोबोटिक सर्जरी हो रही है, बल्कि स्टेट कैपिटल में भी बहुत सारे प्राइवेट और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी है। आईज की रोबोटिक सर्जरी होती है, कोरोनरी बाईपास में रोबोटिक काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कार्टिलेज नी सर्जरी रोबोटिक हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है हमारे रोबोट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं हैजार्डस टास्क रोबोट्स। जोखिम कार्य से संबंधित रोबोट्स। मिसाल के तौर पर सीवर लाइन की जो सफाई होती है, क्योंकि सीवर लाइन में बहुत सारे पॉइजनस गैस होते हैं, और कभी भी किसी भी इंसान को सीवर लाइन में उतर करके और कभी भी सफाई नहीं करनी चाहिए। हर साल हमारे कंट्री में कम से कम 50 लोगों की जान जाती है, जस्ट बिकॉज कि वो सीवर लाइन को साफ करने के लिए सीवर लाइन में उतरे थे। विदेशों में ये काम रोबोट से होता है, और आज से नहीं होता है, कई साल से होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूल को ले जाना, वेस्ट को हटाना, वगैरह वगैरह, फ्यूल हैंडलिंग, न्यूक्लियर वेस्ट की जो हैंडलिंग होती है वो, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन रोबोट्स। ये रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनको आप स्पेस में भेज दो, जिनको आप सी के नीचे भेज दो, और वहां पे वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो रोबोट्स होते हैं उनको हम रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन की श्रेणी में रखते हैं, काफी जोखिम है। और जैसे अब मान लो कि हमारा मून का जो रोवर था वो कुछ और नहीं, एक रोबोटिक व्हीकल था। इसी तरह से अमेरिका ने मार्स पे अपना रोवर उतारा, क्यूरियोसिटी, वो क्या था, वो रोबोटिक रोवर था, है ना। तो ये जो है रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के लिए भी रोबोट्स होते हैं। फिर बहुत छोटे छोटे रोबोट्स आजकल होने लग गए हैं जिनको हम नैनो रोबोट्स कहते हैं। हालांकि एक्चुअली वो नैनो साइज के नहीं होते, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, और मेडिकल पर्पसेस के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं रोबोट्स को लेकर के। तो ये सारे रोबोट्स के मेजर प्रकार हैं जिनका आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है, और रिसर्च के लेवल पे तो बहुत बहुत सारे रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सीवर लाइन क्या है। अरे अंडरग्राउंड जो नाले बहते हैं बड़े शहरों में, अंडरग्राउंड जो
जिसका मैन होल होता है, ढक्कन हटा करके लोग नीचे उतरते हैं, उसको बेटा सीवर कहते हैं, ठीक है ना। नैनो रोबोट्स की साइज एक्चुअली माइक्रोमीटर में होती है, नैनो साइज में नहीं होती, उतने छोटे लेवल पे रोबोट्स बन नहीं पाए हैं अभी तक। अब हम आते हैं 7th पे, वो है बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो हमने देख ही लिया अलग अलग एरियाज में। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी का, कि आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है, ठीक है। पर डे आप जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो कई गुना आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दूसरा, एक बार रोबोट लगा दो, ठीक है, उसके बाद आपका कॉस्ट कम हो जाता है। रोबोट सैलरी नहीं लेते, रोबोट को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, रोबोट को हाउसिंग अलाउंस नहीं चाहिए, उनको सैलरी जब में नहीं मिलती तो सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है रोबोट को। रोबोट कभी भी हड़ताल नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, तमाम फायदे हैं। एक बार रोबोट लगा लो और उनके बिजली या उनके बैटरी का इंतजाम कर लो और कॉस्ट आप बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो। तीसरा है हायर प्रेसिजन एंड क्वालिटी। तो क्या होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि रोबोट्स के ऑपरेशन में एक प्रिसीजन होती है जो कि ह्यूमन ऑपरेशन में हमेशा फ्लक्चुएशन होती है। तो इस तरह से रोबोट जो है आपको एक बेहतर प्रिसीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रोबोट्स आपको बेहतर सेफ्टी देते हैं। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग से यूरेनियम के फ्यूल रॉड को हैंडल कराएं वो, और रोबोट से हैंडल कराएं वो, किसी ह्यूमन बीइंग को आप सीवर लाइन में उतारे वो, किसी ह्यूमन बीइंग को आप मून के सरफेस पे और मार्स के सरफेस पे भेजे वो, या एक रोबोटिक व्हीकल को भेजे वो, तो ऑब्वियसली यहां पे इंक्रीज्ड सेफ्टी है। ये क्या होती है, ये बढ़ जाती है। और क्या लगता है कि रोबोट्स के और क्या फायदे हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इनको आप कई तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको आप पुनर्निर्देश कर सकते हैं और इस तरह से एक ही रोबोट से आप कई अलग अलग तरीके के काम ले सकते हैं। फिर क्या है, स्केलेबिलिटी, कि आप रोबोट को लगाते जाएं और आपका काम जो है वो स्केल होता चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कार्य क्षमता में वृद्धि। तो ये सारी चीजें आपको रोबोट करके देता है, जो कि नॉर्मली आप ह्यूमन से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस लेवल पे जो रोबोट आपको करके दे रहा है। तो अब सवाल उठता है, जहां तक मिलिट्री ग्रेड रोबोट की बात है, तो दुनिया के देशों के बीच में एक समझौता है कि आप रोबोट्स के सैनिक नहीं बनाएंगे। आप रोबोट से हैजार्डस काम करा सकते हैं, आर्टिलरी हैंडलिंग करा सकते हैं, लैंड माइन हटवा सकते हैं, लेकिन रोबोटिक फाइटर्स आप नहीं बनाएंगे। तो दुनिया में किसी भी देश के पास रोबोटिक फाइटर नहीं है, रोबोटिक फाइटर सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में होते हैं। अब हम उसके बाद आ जाते हैं कहां, उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा सीधा इश्यूज पे। तो दो मेन इश्यूज हैं, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है आज का, इश्यूज। पहला इशू जो है वो है लॉस ऑफ जॉब्स।
रोजगार अवसरों में कमी। तो पहला तो यह है जो कि पूरी दुनिया में एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरा है सेफ्टी कंसर्न, सुरक्षा का मामला। और खास तौर पे आज जब एआई और रोबोट्स इंटीग्रेट हो रहे हैं तो एआई के पास अब एक फिजिकल पावर आ गया है। एआई के पास एक फिजिकल पावर आ गया है कि एआई आपको बोल के कुछ नहीं करा सकता, लेकिन रोबोट को बोल करके, रोबोट को प्रोग्राम करके कुछ करा सकता है। तो एआई डोमिनेंस की दिशा में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है। और फिर ऑब्वियसली एथिकल डायलेमा है रोबोट्स को लेकर के। कहीं ना कहीं रोबोट को लेकर के एक डिपेंडेंसी जो डेवलप हो रही है वो भी एक मामला है। लेकिन जो मेन दो मामले हैं वो दो मामले होते हैं टुवर्ड्स द लॉस ऑफ जॉब्स एंड टुवर्ड्स द एआई डोमिनेंस वाया द रोबोट्स। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा रोबोट्स और रोबोटिक। अब इस डिस्कशन के लाइट में, इन द लाइट ऑफ दिस डिस्कशन, यू शुड बी गोइंग थ्रू द पीडीएफ, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। जब तक कि आप अगली क्लास से फ्री होंगे तो आपको ये वाला भी पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके बाद आप जो कुछ भी हमने किया है बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में हमने ये पीडीएफ भी बनाया है, ताकि सेम फ्रेमवर्क आपको पीडीएफ में भी मिल जाए। तो बस इतना ही। अब आप लोग जो है सो ब्रेक लें और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, मैं जरा एक बार क्वेश्चन देख लें। गगनयान में व्योम मित्रा भी क्या रोबोट है? बिल्कुल रोबोट ही है। ठीक है, तो एलेक्सा रोबोट नहीं है, एलेक्सा डिजिटल वॉइस असिस्टेंट है। डन। तो चलो, अब आज की क्लास यहीं पे 12:19 या 20 मिनट होने को आया। 10 मिनट का आप लोग को ब्रेक मिलना चाहिए अगली क्लास के पहले, और आज का टॉपिक भी फिनिश हो गया है। तो अब कल मिलते हैं। और कल अब रोबोटिक्स हमारा खत्म हो गया, कल की क्लास में हमारा नैनो टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। तो कल भी एक कोई छोटा टॉपिक लेंगे जिसको कि हम कल फिनिश कर लें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। अब साइन ऑफ कर रहे हैं। गुड बाय।